Hello students, welcomes in Guideline Chemistry classes Chhapra. I am विकास कुमार and आज हम लोग सरस्वती माँ का नमन करते हुए आज इस 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के कुछ वैसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे जिसका यूज इस पूरे केमिस्ट्री में हमको मिलेगा, जहाँ से हमको हेल्प मिल सकती है। और इसका स्टार्टिंग हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से, उसके इम्पोर्टेंस से, और आगे जो है हम लोग को बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह यूज करने को होते हैं। सो उन सारी बातों को यूज करते हुए सीखते हुए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th क्लास 10th इन सब क्लासों में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है, तो साइंस का ब्रांच है। साइंस के बारे में भी आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, और साथ ही साथ आप ये जान लो कि साइंस के 4 ब्रांचेज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। उन चारों ब्रांच में हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study about properties, composition, and structure of chemical substance or matter is known as chemistry, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ब्रांच है जहां पे हम लोग डील करते हैं प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स किसका, तो केमिकल सब्सटेंस की या फिर किसी मैटर का, वो कहलाता है केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री को हम एक और तरीके से सिंपल वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the study of atoms or molecule is known as केमिस्ट्री, ठीक है। अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो देखिए जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है हमारे अराउंड, जितने भी सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वे सभी किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है वो होता है एटम्स। एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और उस मॉलिक्यूल्स का जब कंबाइंड फॉर्म हम लोग देखते हैं अपने अराउंड, वो कंबाइंड फॉर्म केमिकल सब्सटेंस कहलाते हैं। तो उन सब्सटेंस के बारे में, उन मेटल्स के बारे में हम लोग को इस केमिस्ट्री में डिस्कशन करना है। तो यहाँ से केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर केमिस्ट्री को हम एक ही कंसेप्ट से समझ सकते हैं, बल्कि केमिस्ट्री को बहुत सारे ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर हर एक टाइप के सब्सटेंस को अलग अलग वे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ से जो है हम लोग अब डिस्कशन करेंगे
ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसको फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, और भी है इसके जो कुछ ब्रांचेस होते हैं जिसमें हम लोग उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर आफ्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद नैनो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सभी जो है केमिस्ट्री के जो है बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो इन ब्रांच के बारे में हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम जो इसका वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो अभी हम जो है इसके डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं बोर्ड पे, बल्कि हम उसको वर्बली एक्सप्लेन कर देंगे और आप लोग मेरी बातों को सुन करके आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप लोग अपने साथ जब बैठेंगे तो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ताकि साथ ही साथ आप जो बोर्ड पे लिखी हुई बातें हैं उन सबको नोट करते चलें, ताकि उनका एक अच्छा खासा नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the studies of physical quantities of a substance like their boiling point, melting point, density, color, enthalpy, entropy, इन सभी के बारे में जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कहलाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals about the studies of properties, composition, structures of inorganic substance is known as inorganic chemistry। अब ये inorganic substance क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारे periodic table में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और उन सभी एलिमेंट्स में अगर कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ ना हो, तो उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वे सभी एक दूसरे से आपस में कंबाइन करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। एज फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी क्या है? तो हमारे नेचर में पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोकार्बन अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो उनके बारे में जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals about the studies of properties, composition and structures of hydrocarbons or organic compound which is obtained from plant and animals is known as organic chemistry. Industrial chemistry, the branch of chemistry
which deals about the studies of chemical aspects in the manufacture of substance और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज नोन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट मीन्स कि जो हम लोग इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर किसी सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मान लो कि अमोनिया का प्रोडक्शन करना है, ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन करना है, किसी पॉलीमर का प्रोडक्शन करना है, ड्रग्स का प्रोडक्शन करना है, तो जो हम लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन सब्सटेंस के लिए हम लोग जो जिस केमिस्ट्री का यूज करेंगे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। Biochemistry, the branch of chemistry which deals about the studies of chemical changes which undergoes in our bodies of living plant and animals is known as biochemistry। जैसे कि हम लोग बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस कारण से हम मेरा लाइफ जो है सस्टेन करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, तो हमारे बॉडी में या फिर एनिमल की बॉडी में, तो वे सारे रिएक्शंस, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल and drugs is known as pharmaceutical chemistry, and medicinal chemistry the branch of chemistry which deals with the studies of pharmaceutical activities is known as medicinal chemistry। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग ड्रग्स का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है कि कैसे हम लोग दवा बनाते हैं और वो दवा कैसे एक्टिव होते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो उसे हम लोग स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडीज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड द एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस इन देम इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं और उनमें जो एनर्जी का जो चेंज होता है उस चेंज को हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडीज ऑफ एनालिसिस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस एंड वो एनालिसिस जो होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है। मतलब कि क्या उस सब्सटेंस की क्वालिटी है, क्या उसकी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड नैनो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडीज ऑफ assembling of atoms and molecules for building block of a chemical substance is known as nanochemistry। यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के असेंबलिंग से होता है, तो उनका असेंबलिंग किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से एक बल्क मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, वो केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री में आते हैं। एंड जियोकेमिस्ट्री the branch of chemistry which deals about the studies of chemical aspects of changes undergoes on the earth or in our environment is known as geochemistry। and एक और केमिस्ट्री होता है जो कि एस्ट्रोकेमिस्ट्री होते हैं, ठीक है। तो the branch of chemistry which deals about the studies of chemical aspects that undergoes in a space is known as astrochemistry। तो यहाँ से ये जो है केमिस्ट्री के सारे ब्रांचेस हैं। अब इन केमिस्ट्री का क्या यूज है? तो इन केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है। आप जानते हो कि
बिना केमिस्ट्री के हमारा लाइफ जो है सस्टेन नहीं कर सकता। और जितने भी आसपास की चीज़ें जो हमें दिखती हैं इन सभी में केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहली बात कि हमारी बॉडी जो हमारा ये सस्टेन करता है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। विदाउट केमिकल रिएक्शंस हमारा बॉडी में मेरा बॉडी सस्टेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से ना हमको एनर्जी मिल सकती है ना कुछ भी। यहाँ भी इम्पोर्टेंस है। ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में वहाँ भी केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस देखते हैं उन सब के जो भी पार्ट्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उन सभी को प्रिपेयर करने में जो है केमिस्ट्री का यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, ठीक है, यूरिया इन सभी को बनाने में भी केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अराउंड, ठीक है, केमिस्ट्री के बिना कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ये केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस हो गए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या है एंड हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो ताकि इसका एक नोट्स बन जाए और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? तो मैटर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। एनीथिंग which is present around us having mass and occupy a space are known as मैटर। अब देखिए हमारे अराउंड कुछ भी अवेलेबल, ठीक है, जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे मैटर बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये मार्कर, तो ये मार्कर जो है हमारे स्पेस में जो है कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो और इसमें कुछ ना कुछ मास भी है, तो ये क्या है? मैटर है। वाटर देखते हो, वाटर भी जो है स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसके पास भी मास होता है, तो वो भी मैटर है। एयर क्या है? मैटर है या नहीं है? तो वो भी मैटर है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको किसी बैलून में फिल करते हैं तो बैलून का वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। आप एक खाली बैलून को ले लो और उसमें कुछ गैस भर दो, गैस को भरने के बाद फिर आप उसको वेट करोगे, ठीक है, उसका मास मेजर करोगे तो उसके मास में जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसके पास भी मास है और वो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी क्या है? मैटर्स के टाइप हैं। तो अब हम लोग जो है मैटर को क्लासिफाई करेंगे, यानी कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, यहां से जो है मैटर को सबसे पहले हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड जो है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को हम लोग फिजिकली क्लासिफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और केमिकली इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे प्योर सब्सटेंस, और इम्प्योर सब्सटेंस।
इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट, और कंपाउंड के फॉर्म, ठीक है। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड एंड एम्फोटेरिक मेटल, ओके। और कंपाउंड को दो पार्ट्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, हो गया दो पार्ट्स में इसको। इम्प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैटर को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल को सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को टू पार्ट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को 4 डैश में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड एम्फोटेरिक मेटल। कंपाउंड को दो पार्ट्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इस प्रकार जो है हमने सब्सटेंस को क्लासिफाई कर लिया, मैटर को क्लासिफाई कर लिया। अब जो है हम लोग 1 by 1 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आप लोग पहले इसको नोट कर लो ताकि इसको इरेज कर दें हम और फिर आगे उसको हम करते हैं। हाँ तो बाबू आप लोगों ने ये नोट कर लिया। अब हम लोग जो है इसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ओके। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैटर को फिजिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो यहां से जो है अगर आप सॉलिड की बात करते हो, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड के शेप और वॉल्यूम की बात करें, ठीक है। हम जो है डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि इन तीनों के एक ही साथ जो हम लोग स्टडी कर लें। शेप क्या होते हैं, तो सॉलिड के जो शेप होते हैं वो फिक्स होते हैं, या फिर आप इसको डेफिनेट बोल सकते हो, डेफिनेट शेप। वॉल्यूम में क्या होते हैं, तो डेफिनेट होते हैं। और लिक्विड, लिक्विड के शेप जो है इनडेफिनिट होते हैं, बट वॉल्यूम जो होते हैं वो डेफिनिट होते हैं। और गैस के वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनिट होते हैं। देखो जैसे मान लो ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड का शेप बिल्कुल ही फिक्स है। इसको आप कहीं भी रखो, एयर में रख रहे हो, गैस में, लिक्विड में रखो या फिर किसी सॉलिड के अंदर डाल कर रखो, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होने वाला। और इसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, खुद के अकॉर्डिंग ही ऑक्यूपाई करेगा, इसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये दोनों फिक्स होते हैं इसके। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो है शेप चेंज होता है क्योंकि उसके शेप इनडेफिनिट होते हैं।
आप उसको जिस किसी कंटेनर में रखते हो वो उस कंटेनर का शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, बट उसके वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे सपोज आपने 1 ग्लास वाटर को, ठीक है, 1 बाउल में रखा है, किसी बाउल में रखा है, तो ग्लास का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वो बाउल में भी जो है ऑक्यूपाई करेगा, तो उसके वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, एक डिफिनिट होते हैं। बट अगर हम गैस की बात करें तो गैस में वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होते हैं, यानी कि आप उसको जिस किसी कंटेनर में रखो, ठीक है, वो उस कंटेनर का जो है शेप ऑक्यूपाई कर लेता है और उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि गैस पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम वर्क करते हैं, तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, जिस कारण से वो उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जिस शेप का कंटेनर होगा उसी शेप का जो है वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। तो इस प्रकार से ये गैस, सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? द स्पेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड जो है सबसे कम जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस हमने जो लिखा, तो कांस्टेंट पार्टिकल, जो तीनों मैटर है वो कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और सबसे मिनिमम स्पेस जो होता है वो सॉलिड में होता है, उससे अधिक जो लिक्विड में, फिर उससे अधिक गैस में। ठीक है, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट occurs between the constant particles of matter is known as intermolecular force of attraction। और ये सबसे अधिक होता है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में। और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। ठीक है, तो सबसे क्लोज पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उससे कम क्लोज होते हैं लिक्विड के, उससे भी कम क्लोज होते हैं गैस के। गैस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस अधिक होने के कारण और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण, ठीक है, आप उसमें अपने हैंड्स को आसानी से मूव करा सकते हो। लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, और सॉलिड में जैसे मान लीजिए सॉलिड है तो इसमें हम आर पार नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं कि उसके स्पेस से होकर हमारा हैंड पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि डेंसिटी जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम का मतलब आप समझ रहे हो, ऑक्यूपाइंग स्पेस। मास अगर हम कांस्टेंट ले लें तो डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका वॉल्यूम अधिक होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। सपोज करो कि अगर हम मास 1 kg ले लेते हैं, तो 1 kg आयरन लेते हैं, तो 1 kg आयरन लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 1 kg अगर आयरन है, ठीक है, तो इसके द्वारा ऑक्यूपाइंग स्पेस इतना होगा। 1 kg अगर हम मिल्क ले लें, वन के जी मिल्क ले लें तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और 1 kg अगर हम गैस ले लेते हैं तो वो और भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उस पूरे कंटेनर को जो है ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो यहां से आपने लिया 1 kg गैस। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो 3 स्टेट्स हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, तो इन तीनों स्टेट में वॉल्यूम इसका कम है, तो जिसकी वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी अधिक, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी अधिक, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हो कि सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड की, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैस। ठीक है, यानी कि आप डेंसिटी को
पार्टिकल्स के बीच के स्पेस से भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड के बीच, उससे अधिक होता है लिक्विड के बीच, तो उसकी डेंसिटी कम। जहाँ पे डेंसिटी, जहाँ पे स्पेस काफी कम होंगे वहाँ की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि 10 लोग अगर एक छोटे से कमरे में है, ठीक है, तो वहाँ पर, या 50 लोग एक छोटे से कमरे में है, तो उनकी डेंसिटी अधिक है। अगर उन्हीं 50 लोगों को किसी बड़े फील्ड में लेकर चले जाए तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, जिस कारण से वहाँ की डेंसिटी, उनके बीच की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। और जब हम स्टेट को चेंज करते हैं तो स्टेट को चेंज करने का मतलब होता है कि उसके बीच के स्पेस को इंक्रीज करना। ठीक है, तो जैसे जैसे स्पेस इंक्रीज करेगा, तो स्पेस इंक्रीज तभी होता है जब उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कम कर ले। तो जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेंगे तो यूं ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे पार्टिकल्स के बीच, उतना ही हमें उसके बीच टेम्परेचर प्रोवाइड करना, उतना ही टेम्परेचर में हाई करना होता है। तो सबसे अधिक जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड की होती है, उससे कम लिक्विड और उससे भी कम गैस। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखोगे। तो ये रहे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो है डिफरेंसेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में यहीं पे कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए हम लोग जान लें कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में जान लो। ये आपके पास सॉलिड है, और यहां लिक्विड है, और यहां गैस है। ठीक है, तो जब आप सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आप लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और भी अधिक हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे ठीक है, तो वह गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही से हीट एनर्जी को रिलीज कर दो, तो हीट एनर्जी को जब आप रिलीज करोगे यानी कि माइनस हीट, तो गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से हीट एनर्जी को रिलीज करोगे तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैटर्स के स्टेट का कन्वर्जन होता है। तो इसमें जो प्रोसेस होते हैं, देखो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में, तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उसको बॉइलिंग बोलते हैं, या फिर इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है उसे हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड लिक्विड से जो सॉलिड में कन्वर्जन होता है उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग भी बोलते हैं। ओके, अब रही बात कि एक कुछ डायरेक्टली कन्वर्जन भी होता है। डायरेक्टली कन्वर्जन कैसे होता है, तो यहां से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है वो प्रोसेस कहलाता है
सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है, सॉरी गैस से सॉलिड में जो कन्वर्जन होता है डायरेक्टली, उसे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। ओके, तो यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, आप लोग इसे नोट करते चलोगे। और यहाँ पे जो है सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रहा है, तो ये प्रोसेस है सारे, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। गैस से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। एंड यहां पर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है टेम्परेचर, अब हम इसको देखो डिफाइन करना हो तो डिफाइन आपके लिए इजी है। द प्रोसेस इन विच solid get converts into liquid is known as melting, and the process in which liquid get converted into gas is known as boiling। तो यहाँ पर ध्यान देना कि बॉइलिंग और इवोपरेशन दो टर्म है, ठीक है। क्या ये दोनों टर्म सेम है या फिर दोनों टर्म में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंसेस है कि बॉइलिंग जो होता है वो किसी भी लिक्विड के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इवापोरेशन, ठीक है, तो इवापोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो उसका इवापोरेशन कहलाएगा। जैसे अगर मान लो कि वाटर, ठीक है, तो वाटर को आप अपने रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हो, तो रूम टेम्परेचर पर जब आप छोड़ते हो तो देखते हो कि वो लिक्विड जो है डायरेक्टली गैस में यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होता है तो वो इवापोरेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ रूम टेम्परेचर फिक्स नहीं है और वो चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पे जो है अगर कोई लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इवापोरेशन। बट अगर हम वाटर के बॉयल करने की बात करें तो वाटर जो है बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो कि उसका एक फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो उस फिक्स टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वह बॉइलिंग कहलाता है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बट इवापोरेशन की बात आएगी तो इवापोरेशन वो किसी भी रूम टेम्परेचर हमेशा वैरी करते रहता है। ऐसे तो हम लोग जनरली उसको 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, बट 25 डिग्री सेल्सियस से वो एनी टाइम जो है वैरी करता है। तो उस टेम्परेचर पे भी जो है वो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब जो है यहाँ से गैस से लिक्विड में, तो आप जानते हो द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड नोन एज कंडेंसेशन, एंड जिस टेम्परेचर पे होता है वो कंडेंसेशन पॉइंट। यहाँ से द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, एंड जिस टेम्परेचर पे होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड से गैस में, ठीक है, तो सॉलिड से गैस में जो कन्वर्जन होता है डायरेक्टली अपॉन हीटिंग, वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। एंड गैस से डायरेक्टली अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वह होता है डिपोजिशन, ठीक है। और इसके लिए जो है हम लोग सब्लिमेशन पॉइंट भी बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे वो सब्लाइम होता है। तो सब्लाइम सब्सटेंस कुछ होते हैं, जैसे कैम्फर, आपने कपूर को देखा होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे उसका लिक्विड फॉर्म नहीं बनता, ठीक है। आयोडीन हो गया, आयोडीन भी जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है।
अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेपथलीन वॉल जो कि फिनाइल की गोली आप अपने घरों में देखते होंगे कि रख दो कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है, तो क्या है, वे सारे सबलाइम सब्सटेंस है। तो ये सारे सबलाइम सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। एक बात और है यहाँ पे कि बार बार हम कभी गैस का यूज कर रहे थे, कभी वेपर का यूज कर रहे थे। तो गैस क्या है और वेपर क्या है, ठीक है। तो गैस और वेपर क्या दोनों सेम है या फिर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं? तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। और डिफरेंसेस क्या है, तो उस डिफरेंसेस के बारे में आप ये जान लो, गैस और वेपर, ठीक है। तो वेपर क्या है, सॉरी गैस क्या है, द स्टेट of a substance which exist in their gaseous form at room temperature is known as गैस, ठीक है। वेपर क्या है, तो द गैसियस स्टेट ऑफ ए substance that exist in liquid state at room temperature is known as वेपर, ठीक है। जैसे देखो सुनो, इसके बारे में जानो, कोई ऐसा सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि अभी यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर हमेशा गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो गैस कहलाते हैं। बट अगर हम यहाँ पर वाटर का वेपर फॉर्म कर लें, ठीक है, वाटर को जब हम हीट देते हैं तो वो उसका गैसियस फॉर्म बनता है, जो कि वहाँ वाटर वेपर के फॉर्म में बन जाता है, तो वो भी एक गैसियस फॉर्म ही है। लेकिन जब हम उस हीट को कम कर देंगे और उसके हीट को रूम टेम्परेचर के इक्वल लेकर आएंगे, तो वो जो गैसियस फॉर्म बना था वो गैसियस फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी सब्सटेंस का गैसियस फॉर्म रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वह वेपर कहलाता है, ठीक है। बट वही कुछ सब्सटेंस के गैसियस फॉर्म जो रूम टेम्परेचर पर भी गैसियस स्टेट में ही होते हैं तो वह कहलाता है गैस। तो लिक्विड के वेपर बनते हैं, ठीक है, गैस का वेपर नहीं बनता। तो यहाँ से लिक्विड के वेपर बन गए, तो गैस और वेपर में डिफरेंस समझ में आया। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में भी डिफरेंस समझ में आया कि फिक्स टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, बॉइलिंग, किसी भी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, इवेपोरेशन होते हैं, ठीक है। अब रही बात कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे जैसे समझ लो, जैसे कि आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू गैस at fixed temperature is known as boiling point। बट हम जो है इसको अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जान लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes
इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as बॉइलिंग पॉइंट। समझिएगा, वेपर प्रेशर अगर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि देखो वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो 78 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। वो जो एक कैलकुलेशन जो करते हैं, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, वो डाटा हमें कहाँ से मिलता है कि ये लिक्विड इस टेम्परेचर पर जो है बॉयल करेगा, ये लिक्विड जो है इस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। तो उसी के लिए जो कंसेप्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा कि आप जानते हो कि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैस, ठीक है। तो यहां से जो गैस हमारे अराउंड जो भी गैस अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और वेपर प्रेशर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स के जो वेपर बनेंगे तो वेपर भी जो है गैसेस फॉर्म होता है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते रहें, यहां जो है आप देख रहे हो कि लिक्विड है, और इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग एक थर्मोमीटर डाल देंगे, ठीक है, और साथ साथ एक बैरोमीटर, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मरकरी होगा जो उसके प्रेशर को मेजर करेगा। ये क्लोज कंटेनर होंगे। तो पहले तो जो है इस लिक्विड को हम रूम टेम्परेचर पर लिए रहेंगे, ठीक है। अब इस रूम टेम्परेचर पर इस लिक्विड के उतने वेपर नहीं बनेंगे। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसको हम हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी देने से इस लिक्विड के गैसियस फॉर्म बनेंगे जो वेपर कहलाएगा, और ये वेपर इस कंटेनर के वॉल पर कंटिन्यूअसली कोलाइड करेंगे। तो आप जानते हो कि कोलाइड जहाँ करते हैं वहाँ फोर्स लगता है, और फोर्स एक पार्टिकुलर एरिया पे होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेशर। तो ये प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया गया, तो लिक्विड के वेपर के द्वारा। तो आप कह सकते हो कि द प्रेशर exerted by vapors of a liquid is known as vapor pressure। और जैसे जैसे अंदर का जो है इस कंटेनर में लिक्विड के वेपर का प्रेशर इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो चारों तरफ से ये एटमॉस्फेयर जो इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, अगर सपोज करो ये 1 atm है, ठीक है, और पहले यहाँ पर प्रेशर काफी कम था। तो जैसे हमने इसको हीट एनर्जी दिया, तो हीट एनर्जी देने के बाद इस लिक्विड के वेपर मॉलिक्यूल्स जो है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जिस टेम्परेचर पर, इसलिए हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया कि जिस टेम्परेचर पर अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वही टेम्परेचर इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यानी कि उसी टेम्परेचर को हम इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेंगे। तो उसी बात को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट। इतना बात आपको समझ में आया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे और भी दूसरा लिक्विड ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है। तो अल्कोहल क्या होता है, वाटर के एस्पेक्ट में मोर वोलेटाइल होता है। मोर वोलेटाइल होने के पीछे रीजन है कि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो जो जितना अधिक वोलेटाइल होगा उसके वेपर उतने ही जल्दी बनेंगे, और उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर जिस किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाता है। और जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने अधिक होंगे,
तो उनका वेपर जल्दी फॉर्म नहीं होगा और उसके वेपर प्रेशर उतने जल्दी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को धीरे धीरे राइज ही करना पड़ता है, और टेम्परेचर को राइज करते करते जो है यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब होगा तो वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड सारी बातें बता दी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।